नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस हफ्ते 7% की गिरावट के साथ दाम करीब 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण डिमांड को लेकर चिंता है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती का भी दबाव है। ऐसे में आगे क्रूड की चाल कैसी रहेगी, कहां पर है रिकवरी की उम्मीद और या दबाव यहां पर ज्यादा गहराएगा, इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती, ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। नरेंद्र जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हम जुलाई की बात करें तो $74 के आसपास यहां पर कच्चे तेल का कारोबार था और वहां से हमने भाव अब 66 के लेवल्स तक आते हुए देखे हैं। तो करीबन $8 से $10 की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में पिछले एक महीने में देखने को मिली है। और काफी हद तक जो ये मंदी है ये इस वजह से आ रही है कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने ओपेक एंड एलाइज की कंप्लायंस में कमी यहां पर देखी है। शेल आउटपुट अगले महीने एक साल के हाईज पर रह सकता है। तो सप्लाईज तो लगातार बढ़ रही हैं लेकिन डिमांड में हल्की सी कमी है। इन स्तरों पर अब कच्चा तेल आपको कैसा लगता है नरेंद्र जी? है कि पिछले खास तौर से जो है 2-3 दिन के अंदर कीमतें जो हैं उनके अंदर थोड़ी गिरावट आई। हालांकि पिछले 1 घंटे में थोड़ी सी फिर बढ़ोतरी हुई है। उसकी तो मुख्य वजह थी जो चाइना से डेटा निकल करके आए वो बहुत पॉजिटिव नहीं थे, या जितनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। और दूसरी तरफ अमेरिका और कुछ अन्य देशों के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है उसका थोड़ा सा जो जो बढ़ रहा है उसको लेकर के थोड़ी बेचैनी है, उसकी वजह से आए। लेकिन मेरा ये मानना है कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन कैंपेन जो तमाम उन देशों में हो रहा है जो तेल के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं, भारत है, चीन है, जापान है, पश्चिम यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, वहां पे कैंपेन जो है कुल मिला के वैक्सीनेशन का ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट्स कुल मिलाकर के इकोनॉमी जिस हिसाब से रिकवर कर रही है बहुत खराब नहीं है। तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा आने वाले 2 या 3-4 महीने। लेकिन कुल मिलाकर के हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो आने वाले समय में डिमांड भी बढ़ने वाली है, इकोनॉमी स्थिर होने वाली है और जितने तेल की आवश्यकता होगी उतना तेल बाजार में आने में थोड़ा परेशानी होगी, अर्थात सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट होगी। खासतौर से इसलिए कि 1.5 साल में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नई कोई डिस्कवरीज होनी थी ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के अभी 4 महीने तो यही चलेगा। हम देखेंगे कभी जो है कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो है उसकी दिशा जो है वो स्ट्रांग होने वाली है, तेल की कीमतें स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 3 महीने में $60 पर बैरल और $68 पर बैरल का ये बैंड 3 महीने में रहना चाहिए। हो सकता है कभी 70-72 भी हो जाए, हो सकता है कभी नीचे आ जाए, लेकिन जो कुल मिलाकर के जो बैंड है वो इसके आसपास रहना चाहिए। है मिस्टर तनेजा कि अगले 3 महीने तक 60 से 68 की बैंड देखने को मिल सकता है। $70 यहाँ पर ज्यादातर कैप के हिसाब से काम करेगा। मोर इम्पोर्टेंटली नरेंद्र जी, यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में क्या अब यहाँ पर कुछ बहुत रियायत, कुछ बहुत गिरावट हम भावों में आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो जहाँ तक तेल की कीमतें हैं वो तो ये ग्लोबल कमोडिटी है। तो भारत की जो इंडियन बास्केट होती है, जो ग्लोबल बेंचमार्क होता है, उससे $2-3 हमेशा कमी होती है। अगर आज बाजार में जो है 66 चल रहा है तो इंडियन बास्केट तो दरअसल 64 की में आती है। लेकिन भारत में जो रिटेल में कीमतें ज्यादा है उसकी मुख्य वजह तो कुल मिलाकर के केंद्र का एक्साइज और राज्य सरकारों के वैट और सेल टैक्स होता है, उसमें कोई कमी आ जाएगी। मुझे ऐसा नजर इसलिए नहीं आता कि जब तक इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा टर्बुलेंस से बाहर नहीं आती है और कुल मिलाकर के जो केंद्र सरकार के रेवेन्यू वो स्टेबल नहीं होते हैं, राज्य सरकारों के भी और स्टेबल नहीं होते हैं। ना केंद्र इस स्थिति में होगा, ना राज्य सरकारें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो। राजनीति होती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दशहरे से पहले कुछ इस तरह का कोई स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर एक्साइज कम होगा या राज्य सरकारें उसको देख करके अपने टैक्सेस थोड़ा कम करेगी, ये सब कुछ जो त्योहार का सीजन होता है, दशहरा दिवाली, उसके आसपास होगा और उसके कारण जो अन्य होंगे, जरूरी नहीं है खाली आर्थिक हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक दशहरा दिवाली का समय नहीं आता कोई आम उपभोक्ता को राहत मिलने वाली है। मुझे रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा नजर नहीं आता। और एक फाइनल सवाल आपसे नरेंद्र जी, आपने कहा नियर टर्म में अगले 3 महीने में 60 टू 68 तक की रेंज बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि जैसे हम यहाँ पर ग्रीन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कच्चे तेल में उस लिहाज से कम है। और ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि अभी तक हमने पीक डिमांड ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल की नहीं बनते हुए देखी है, तो वो अभी भी होनी बाकी है। आगे चल के अगले साल, उसके आगे आपको लगता है तेजी यहाँ पर बरकरार रहेगी?
देखिए एक तो यह है कि ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल्स का जो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, इमोशंस भी हैं उसमें, सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन हमको कोल्ड फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। कोल्ड फैक्ट्स ये हैं कि अभी तेल का कोई विकल्प नहीं है किसी भी देश के पास, प्राकृतिक गैस का कोई विकल्प नहीं है। रिन्यूएबल बढ़ेगा, लेकिन रिन्यूएबल इतना बढ़ जाए कि तेल की जरूरत कम हो जाए बहुत सिग्निफिकेंटली, ये होने वाला नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर तेल की कीमतें बढ़नी है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, ग्रीन कंपनियां जो है उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है, तेल में कम जा रहा है, जबकि तेल की जरूरत कम होने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। भारत के अंदर भी 5 मिलियन आज है बैरल पर डे, वो 9 मिलियन बैरल होगी और निश्चित रूप से होनी है, अन्ना अर्थव्यवस्था 6% भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको तो कोल्ड फैक्ट्स को देखना है। कोल्ड फैक्ट को जब हम देखते हैं, आने वाले समय में तेल की कीमतें बढ़नी है और आज से 3 साल के बाद आप देखेंगे तेल की कीमतें $100 पर बैरल के आसपास ही घूमेंगी और सस्टेन बेसिस पे, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो पहले 2 साल में नहीं हुआ कोविड की वजह से, और अब जो ग्रीन को लेकर के मिसप्लेस सेंटिमेंट्स आ गए उस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन तेल का तो कोई अभी विकल्प है नहीं। रिन्यूएबल की अपनी अहमियत है, लेकिन तेल का कोई विकल्प आने वाले 20 साल तक नहीं है, उसकी अहमियत बरकरार रहनी है, इसलिए कीमतें बढ़ेंगी। और अब जैसे मैंने कहा कि 3 साल के बाद $100 पर बैरल सस्टेन बेसिस पे तेल की कीमत इसलिए होगी कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज हो गई हैं इन्वेस्टर्स की भी, कुल मिलाकर के इकोनॉमीज की भी और सोसाइटी की भी, तो वो उसका जो कीमत है, उसका जो एक खजाना है, वो हमको चुकाना पड़ेगा। हमको रिन्यूएबल चाहिए, लेकिन अभी ये हमको समझ के चलना चाहिए कि तेल का विकल्प अभी आपके पास नहीं है। तेल, पेट्रोकेमिकल्स, उसके बने हुए तमाम केमिकल, पूरी जो आज की इकोनॉमी है, आज की सभ्यता, सिविलाइजेशन तेल का है। ओवरनाइट नहीं चेंज होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा, और उसको होते होते भारत के अंदर 30 से 35 साल, विकसित देशों में शायद 20 साल, इतना समय लगेगा। नरेंद्र रनेजा जी, बहुत शुक्रिया वो एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म क्लू यहाँ पर कच्चे तेल के लिए देने के लिए। लेकिन धर्मेश, आपके पास आएंगे तो एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या हो? अगर एक रेंज बाउंड हल्की सी गिरावट और की एक्सपेक्टेशन है तो ट्रेड्स कैसे लिए जाएं? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो गिरावट है वो कंप्लीटली ये सिनेरियो है कि आगे चल के जो नई वेरिएंट है कोविड के, उस कारणवश मार्केट में डिमांड कम हो सकती है। सप्लाई एज सच उसमें कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस, वेरिएशन देखने नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सेल ऑफ देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट $70 से $60 के इर्द गिर्द आ चुका है मार्केट। करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर में और तेजी आ सकती है। बेसिकली डॉलर इससे तेज हो रहा है क्योंकि स्टर्लिंग और यूरो वहां पे पिटाई हो रही है, तो इस कारणवश डॉलर राइज में कमोडिटी में फॉल देखने आ सकता है। तो आप इस कारणवश आप स्पेशली ऑयल में देखिए तो ऑयल में ऑलमोस्ट 5 के जो एक मेन सपोर्ट है उसके निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि और 150 से 200 रुपए यानी अराउंड $2, $60 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखने मिल सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट में 200 रुपए की गिरावट या करंट लेवल से आ सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा वीकेंड है, आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं 150 से 200 रुपए के लिए। खरीदारी फिलहाल कच्चे तेल में यहाँ पर नहीं करनी है, बेच के ही काम करना है दायरे में, या फिर हल्की सी गिरावट के साथ ही यहाँ पर कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्रूड से आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि ये एक और एरिया है जहां पर ये वीकली क्लोजिंग हम नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं। आज हल्की सी खरीदारी एलएमई पर जरूर नजर आई है, लेकिन शंघाई के मार्केट्स में आज भी गिरावट देखने को मिली। इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर ये मिक्स्ड व्यू यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देख रहे हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में करीबन 7% की गिरावट है। निकल, एल्यूमिनियम, जिंक में करीबन 2% की गिरावट के साथ इस हफ्ते में कारोबार है। स्टील में करीबन 8% की गिरावट है। आयरन और 13% मंदा है इस हफ्ते में। तो मेटल्स में भी कहीं यहाँ पर छुपने की जगह नहीं है। धर्मेश, कैसे देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टॉपिक्स क्या होंगी? देखिए, जो मेटल्स में जो गिरावट है वो कंप्लीटली डॉलर बेस्ड है। ऑलमोस्ट $90 से 93 हो गए, उस कारण आपको अचानक से सेल ऑफ कमोडिटी मार्केट में देखने मिल रहा है। फंडामेंटल एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीकेंड है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट में एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। मैं स्पेकुलेटर्स को बाइंग इनिशिएट करने रेकमेंड करूंगा। स्पेशली कॉपर की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पिछले स्तर पे मार्केट 730, 740 आज ऑलमोस्ट 690 के लेवल पे टिका हुआ है। मैं अप्रोक्सीमेटली 700 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। सेम निकल में भी आप इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग, यहाँ से 30 से 40 रुपए की आपको पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। तो मैं निकल और कॉपर दोनों मैं रेकमेंड करूंगा। तीसरी मेरी हॉट कमोडिटी रहेगी एल्यूमिनियम। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम कंटिन्यूसली 200 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है और 200 से 207 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे गिरावट पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 210 से 212 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम ऐसा काउंटर है जो स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में रेकमेंड करके आपको बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दूंगा। वंदना, आप कैसे देखती हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को, और यहाँ पर आपकी टॉपिक क्या होगी? जी मनीषा, थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवीजन हुआ और चाइना में स्लो डाउन की जो न्यूज़ है उसका काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे आया, और खासकर जो रिटेल सेल्स डेटा आया था
इसका भी इम्पैक्ट आते हुए हम लोगों ने देखा है। और डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि काफी स्पीडी रिकवरी आई है 92 पे स्टेबल होने के बाद, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स का नियर टर्म टारगेट देखें तो 94 यहाँ पे आ सकता है। तो इसका एक प्रेशर जो है बेस मेटल काउंटर्स और पूरी कमोडिटीज पे देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में एक पुल बैक रैली आ सकती है, मैं यहाँ पे धर्मेश से बिल्कुल अग्री हूँ। और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जिसने बहुत स्टीडी मूव यहाँ पे दिखाया है, और क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि 200 की गिरावट 4500 तक एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो। वहां पे मुझे लग रहा है कि क्रूड में जो अपसाइड रैली फिर से आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी, उसका भी फायदा यहाँ पे एल्यूमिनियम को मिलेगा। यूएस और यूरोपियन जोन में यहाँ पे काफी हाईएस्ट प्रीमियम की कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से 205 पे भी अगर हम बाइंग करते हैं तो 208 209 तक का जो टारगेट लेके है वो चल सकते हैं। और ये देखने की बात है, निकल और कॉपर में शार्प फॉल आया है, लेकिन एल्यूमिनियम और लेड ने बहुत ज्यादा डाउनसाइड जो रिएक्शन है वो मार्केट में नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से लेड में भी 2-3 रुपए की बढ़त आ सकती है, और एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टॉप परफॉर्म कर सकता है। और कॉपर में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 705 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन वहां पे हायर साइड में जो स्टेबिलिटी है मनीषा, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि फिर से न्यूज आ रही है कि वो जो न्यू रिलीज करेंगे स्ट्रैटेजिक रिजर्व से चाइना, तो हो सकता है उसका एक इम्पैक्ट आते हुए यहाँ पे मार्केट में देखें। बात हुई नॉन एग्रो स्पेस की, लेकिन एग्रीकल्चर स्पेस में वंदना आपकी टॉपिक कहाँ रहेगी, क्योंकि हल्की सी खरीदारी यहाँ पर गुआर में फिर से है, सोयाबीन में भी पॉजिटिव क्यूज हैं, यहाँ पर कहाँ बन सकता है मुनाफा? जी मनीषा, डेफिनेटली 10,000 से ऊपर जो कमोडिटी ट्रेड हो रही थी अब उसमें एक करेक्शन आते हुए देखे हैं। पाइपलाइन यहाँ पे ड्राई है। अगर ऑयल सीड्स की बात की जाए तो ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव एक लेवल था जहां से फ्रेश बाइंग, वैल्यू बाइंग बनेगी, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे सोयाबीन के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके चलना चाहिए। 7850 का एक लेवल है जहाँ पे बाई कर सकते हैं। 8000 का मुझे लग रहा है कि इजीली टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7790 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल है। क्रूड पाम ऑयल में मुझे लग रहा है कि जो भी गिरावट आती है या 1138 का जो एक लेवल मिलता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, अगेन वहां पे बाइंग करके चलना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा टारगेट रखना होगा, 1148 का 10 रुपए का टारगेट रख के चलना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 1133 का। ऑलराइट, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्रो स्पेस में भी है। लेकिन इसी के साथ वंदना, धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.